कैसी कूटनीति है प्रभु। एससीओ की बैठक में फिर धोखा भारत को मिला। प्रशांत धवन जी ने कम से कम इस बात को माना कि यार विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को कम से कम एससीओ बैठक में नहीं जाना चाहिए था। उनके इस बात से प्रथम बार मैं उससे सहमत हूं। कूटनीति पर लगातार धोखा मिल रहा है। और आपकी कूटनीति है कैसी? अगर वीडियो लास्ट तक अगर आपने देख लिया ना, आप सरकार से सवाल करना शुरू कर देंगे। पहले आपको समझाता हूं कूटनीति चल क्या रही है। और पहले ना न्यूज 18 का थंबनेल देखो। एस जयशंकर जी पहुंचे हैं, आंखों से लेजर निकल रही है और चीन घबरा गया, तड़मड़ा गया, पता नहीं क्या क्या नौटंकी बेवकूफी वाले थंबनेल। ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। खैर, इसकी बात नहीं करूंगा। भारत ओवरऑल कैसी कूटनीति कर रहा है, यह सवाल है। चूंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर गए थे, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में शामिल होते हैं। विदेश मंत्री ने तियानजिन में हुए सम्मेलन में भाषण बहुत दिया। पहलगाम का उन्होंने पूरा जिक्र भी किया। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत भी बताई और यह भी कहा कि एससीओ का गठन आतंकवाद और अलगाववाद और चरमपंथ को रोकने के लिए हुआ था और इस संगठन को अपना स्टैंड लेना चाहिए। यह सारी बातें उन्होंने कह दी। लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो एससीओ को लेकर के चीन ने जो बयान जारी किया है ना, उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया। अब आपको लग रहा हो खबर सुनी सुनी लग रही है, वो रक्षा मंत्री जी की है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए किंगदाओ में चले गए थे, मतलब गए थे। उस समय एससीओ का एक घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें पहलगाम कांड का जिक्र नहीं था, तो राजनाथ सिंह ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, दस्तखत नहीं किए। इसीलिए एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद चीन ने एक साझा बयान जारी करने की बजाय सबकी तरफ से एक बयान पढ़ दिया। जैसे ही समिट खत्म होता है, सम्मेलन खत्म होता है, उसके बाद चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने जो बयान पढ़ा है उसमें भी पहलगाम कांड का कोई भी जिक्र नहीं है। 9 देशों की ओर से पढ़े गए इस बयान में मध्य पूर्व के देशों में चल रही लड़ाई का पर बहुत चिंता, रोष जताया गया, लेकिन दक्षिण एशिया में आतंकवाद की घटनाओं का जिक्र तक नहीं किया गया। क्या कूटनीति करके लौटे हमारे लेजर लाइट विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, जो इतनी बड़ी आतंकी घटना के बाद में एससीओ की बैठक में सिर्फ वही बोले? पहलगाम कांड के बाद एससीओ की यह पहली बैठक थी, लेकिन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी पहलगाम का जिक्र नहीं हुआ और विदेश मंत्रियों की बैठक में भी इसका जिक्र नहीं हुआ। किसी सदस्य देश ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। भारत को इसका अंदाजा रहा होगा पहले भी। अच्छा, कैसे रहा होगा? वो ऐसे रहा होगा क्योंकि भारत ने भी पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के देशों में भारतीय नेताओं का जो डेलीगेशन भेजा था, उसमें से कोई भी डेलीगेशन एससीओ के किसी भी सदस्य देश में नहीं भेजा गया था। इसका मतलब यह है कि भारत को पहले से ही पता था। मतलब तो यह निकाला जाएगा ना कि एससीओ के देश के इस मामले में भारत का साथ नहीं देंगे, इसीलिए क्या मतलब जाने का, वो चीन के साथ चलेंगे। चूंकि चीन ने इस संघर्ष में पाकिस्तान का साथ दिया है, तो भारत को वैसे भी कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। अब आप बोलेंगे ठीक है, पता था, नहीं गए, नहीं करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भैया, फर्क पड़ेगा। सवाल है ना कि भारत को एससीओ की बैठक में अपना रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री को भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर प्रशांत धवन ने भी इसी बात को बोला है, सहमत हूं मैं उनकी इस बात से। जब पहले ही डेलीगेशन भेजने के मामले में जब एससीओ देशों का बहिष्कार किया गया, तो उसकी बैठक का भी बहिष्कार होना चाहिए था। भारत को इसका कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं हुआ और एससीओ की कोई बैठक में एस जयशंकर के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की तस्वीर या फिर एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ की तस्वीरों से विपक्ष को अपना नैरेटिव बनाने का मौका मिल गया। विदेश मंत्री अगर बहिष्कार नहीं कर सकते थे, ठीक है, नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते थे, तो कोई दूसरे मंत्री को भेज सकते थे। एस जयशंकर जी नहीं जाते, एक नैरेटिव खुद बना पाते ना। सोशल मीडिया में सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई है जिसमें चीन ने उसकी मदद की और भारत के विदेश मंत्री उन्हीं देशों के विदेश मंत्री के साथ बैठे हैं, जबकि तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है। नैरेटिव बनना शुरू हो गया। चलो खैर, एससीओ बैठक की बात होगी, प्रशांत धवन की सपोर्ट की बात होगी, उनकी सहमति की बात हो गई। अगली बात मैं आपको बताता हूं, यह बात बहुत हैरान करने वाली है कि चीन ने भी भारत पर कई तरह के आर्थिक पाबंदियां लगा दी हैं। एक तरफ अमेरिका पाबंदी लगाने की धमकी दे रहा है, दूसरी ओर
नेटो भी धमका रहा है कि सेकेंडरी पाबंदी लगा देंगे। उधर चीन ने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाई है और साथ ही क्रिटिकल कंपोनेंट यानी कि अलग अलग सेक्टर में उत्पादन से जुड़ा बहुत जरूरी वस्तुओं या फिर पुर्जा, जो पार्ट पुर्जे होते हैं ना, उसके निर्यात पर रोक लगा दी है। अब देखो, ध्यान रखिए, भारत में जो खेती है ना, वो किसानी के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और फार्मा उद्योग से लेकर के ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर के मामले में अधिकांश, मैं कहता हूं ज्यादातर चीजें चाइना से आती हैं। इसके अलावा जो आपका रेयर अर्थ मेटल है वो भी चाइना से आता है। उसने इनमें से अनेक उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, कंट्रोल कर दिया है, नियंत्रण में ला दिया है। पिछले दिनों खबर आई थी ना कि चीन ने भारत के एप्पल के आईफोन बनाने वाली एक इकाई में काम करने वाले चीनी इंजीनियरों को वापस बुला लिया, आ जाइए। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि आईफोन के निर्माण की गति को ना प्रभावित करना। लेकिन भारत की तरफ से एक बयान आया, ये देखिए, इंजीनियर हमारे पास बहुत पर्याप्त संख्या में थे और निर्माण प्रभावित नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हकीकत तो जाहिर हो गई ना कि चीन दुश्मनी पाले हुए है और भारत को आर्थिक झटका बिल्कुल देना चाहता है, पाबंदियां लगा रहा है, इंजीनियर को वापस बुला रहा है। Am I going on the right track? Yes, I'm going on the right track. एक तरफ रशिया का साथ देने की वजह से भारत पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और नेटो के निशाने पर आ गया है, लेकिन रूस भी भारत की मदद के लिए आगे नहीं आया। मैं आपको कहां सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, समझिए। उसने चीन को नहीं समझाया है कि भारत के प्रति पाबंदी की नीति नहीं अपनाए। इस बीच एक खबर आती है कि भारत में एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई में खुल गया है। देवेंद्र फडणवीस और 2-4 मंत्री जाकर के गाड़ी चला रहे, प्रमोट कर रहे हैं। उसमें टेस्ला की वाई मॉडल की कारें बिकेंगी जो चीन में बनती हैं, यानी कि अमेरिकी कंपनी की चीन में बनी कार भारत में बेची जाएंगी। और अमेरिका व चाइना दोनों भारत को धमकी भी देंगे, आर्थिक पाबंदी भी लगाएंगे, टैरिफ भर भर के लगाएंगे, मार्केट को कंट्रोल करेंगे। लेजर लाइट, एस जयशंकर साहब, क्या कूटनीति है ये? सर, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं करूं क्या? सवाल पूछूंगा। कूटनीति तो और भी देश करते हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब कूटनीति करते हैं। नेटो देश भी कूटनीति करते हैं, लेकिन सब नाम लेकर देशों के बारे में अपनी बात कहते हैं। सिर्फ दोष बताने के लिए नहीं, बल्कि हमला करने के लिए भी वो देशों और नेताओं का नाम तक लेते हैं। नेटो के प्रमुख मार्क रुटे ने रशिया के साथ कारोबार लगाने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी, तो भारत, चाइना और ब्राजील का नाम ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने का दावा किया। नाम लेकर कहा कि इंडोनेशिया से 0 टैरिफ का करार हुआ है और भारत के साथ भी ऐसा ही करार होगा। वे नाम लेकर के यूक्रेन और रशिया की बात करते हैं, ईरान और इजराइल की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन भारत का कोई नेता खड़ा होकर के ना ट्रंप का नाम लेता है, ना शी जिनपिंग का नाम लेता है, ना मार्क रुटे का नाम लेता है। लिया हो तो बताओ। दुनिया नाम लेके बात कर रही है और आप घुमा के बात करते हैं। ये कूटनीति सिर्फ भारत को आती है कि किसी का नाम मत लो और इशारों इशारों में बात कह जाओ। नाटो के प्रमुख मार्क रुटे ने भारत, चाइना और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की जो धमकी दी थी ना, उसके जवाब में हमारा विदेश मंत्रालय क्या कहते हैं? भारत को अपने हित पता है और दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। पहले तो रुटे की बात का जवाब विदेश मंत्री को देना चाहिए था। सहमत हैं कि नहीं बताओ कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात यह बताना चाहिए था कि दोहरा मापदंड क्या होता है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि भारत रशिया से तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करने के बाद यूरोप के देशों को ही बेचता है? फिर यह बताने में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, यह सवाल उठ जाता है। जिन सौदों को लेकर भारत पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है, उसका जो लाभार्थी है ना, वो यूरोप भी तो है, लेकिन इसकी बजाय भारत की ओर से कूटनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। वही स्थिति अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के मामले में है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के साथ 0 टैरिफ पर समझौता हुआ है, यानी कि अमेरिका सामानों पर इंडोनेशिया 0 टैक्स लगाएगा। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि भारत के साथ भी इसी तरह का समझौता होगा। यह बयान आया, यह बात निकल के आई। तो उसके जवाब में भारत की ओर से ना क्या कहा गया? यह कहा गया कि इंतजार कीजिए। इसमें क्या इंतजार करने वाली बात है भैया? क्या ट्रंप की तरह भारत भी सीधे सीधे यह नहीं कह सकता कि कोई 0 टैरिफ का समझौता नहीं होने वाला? वैसे भी यह समझौता नहीं हो सकता है कि अमेरिका हर हाल में 10% बेसलाइन टैरिफ
लगाए और भारत जीरो टैरिफ बिल्कुल कर दे, लेकिन भारत की ओर से यह नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही राष्ट्रपति ने 20 बार से ज्यादा यह कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोकने और टैरिफ लगाने की धमकी देकर सीज फायर कराया, लेकिन मजाल है कि भारत की ओर से एक बार भी कह दिया जाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हो। भारत ने हर बार इशारे में कहा कि सीज फायर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई थी और व्यापार से कोई बात नहीं हुई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 7 देशों के सम्मेलन में भी बोला, तो इतना ही कहा कि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर की वार्ता हुई थी और सीज फायर हुआ था। उनसे भी यह कहते हुए नहीं बना कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही दावा गलत कर रहे हैं। अगर कहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो लिंक को पेस्ट करो, मैं पढ़ूंगा। कहा नहीं कहा, ये कौन सी कूटनीति? आप इशारों में बात करेंगे और दुनिया नाम लेकर आपको इशारा दे रही होगी और आप क्या बात करेंगे। और न्यूज़ 18 वाले, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आंखों में बिजली लगाने से क्या मिल जाएगा, लेजर लाइट लगाने से क्या मिल जाएगा। इस तरह के थंबनेल अगर आप लगाएंगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भारत की कूटनीति की बात है, सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप मुझे विदेश नीति समझा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या सोचना है आपका। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, उनसे बोलिए कि आप भी बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।